बेटा लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन वाला यूनिट पूरा निपटा दिया। कार्तिक भाई फोन रखो। हमने प्रोडक्शन कर लिया, कॉस्ट कर लिया, रेवेन्यू कर लिया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर लिया। ये चारों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने प्रोडक्शन की समरी करी और लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट की समरी करवानी थी आपको। पूरी समरी हो चुकी है। लास्ट के दो टॉपिक बचे मेरे हिसाब से लॉन्ग रन वाले कर्व्स, है ना। एक तो लॉन्ग रन का पूरा चार्ट बचा हुआ है और एक लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट बचा हुआ है जिसे बोलते हैं एनवलप कर्व या प्लानिंग कर्व, है ना, वही बचा हुआ है। तो आज 10 मिनट में पहले मैं वो समरी कंप्लीट करवा रहा हूँ। फिर जैसा मैंने बोला था कि जो न्यूमेरिकल्स या जो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में आईसीआई मॉड्यूल में, उसको हम डन करेंगे। कनिका जी आप सीए में हो या सीएम में? सीएम में, अच्छा ठीक है, तो उनको हम डन करेंगे। क्लियर है बेटा, पक्की बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैंने लास्ट क्लास समरी करवा दी थी। अब आ जाइए आप समरी के नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। भाई लाइट इफेक्ट देखो, जल्दी करना बेटा, टाइम थोड़ा कम है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, सिमरन बेटा बातें कम करो प्लीज। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे वो सारे के सारे कौन से वाले थे? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था क्योंकि कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, तभी कॉस्ट भी दो डिवीजन में थी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब अभी जितना भी पढ़ा, जो भी पहले प्रीवियस जो भी पढ़ा हुआ, ये सब कुछ ये शॉर्ट रन के कर्व्स है। कौन से कर्व्स है? लेकिन जब मैं आपसे लॉन्ग रन के कर्व्स की बात करूंगा तो बेटा लॉन्ग रन के कर्व्स में कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। पहले इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड करो सेम। 1 2 3। सबसे पहला होता है एलटीसी। पहला होता है लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट। फिर होता है एलएसी, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट। बेटा साथ साथ नोट करें, सुन रहे हो? लॉन्ग रन का मार्जिन कॉस्ट। क्लियर है? वो सारे कर्व शॉर्ट रन के थे। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना डिफरेंस के लिए, शॉर्ट रन वाले कर्व्स में फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंशिएट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। सर ऐसा क्यों? लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग एंड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब सर क्योंकि सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल है तो यहां पे तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं हो रही, सारी कॉस्ट कैसी है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल फैक्टर पे तो वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगी, तभी यहां पे डिवीजन नहीं है। शॉर्ट रन में डिवीजन था। जब मैंने आपको शॉर्ट रन की डिवीजन करवाए थे, ये रहे शॉर्ट रन में, ये ये जो है ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एसटीसी। दिस इज एसटीसी। इसमें पहला टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये है शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट, पहले फिक्स में फिर वेरिएबल में। लॉन्ग रन में देयर इज नो डिवीजन, सिर्फ एलटीसी, एलएसी, एलएमसी। कर्व्स कैसे बनेंगे, क्वेश्चन वो है। तो बेटा अगर मैं आपसे कर्व की बात करूं, कर्व का बड़ा ही सॉर्टेड सा सीन है। सारे लॉजिक वॉजिक मैंने सब दे रखे थे आपको। अरे यार, कि क्यों बनता है, क्या बनता है। आ जाओ भाई। सबसे पहला कर्व जो था दैट इज एलटीसी। इनवर्स एस शेप बनेगा नॉर्मली जैसा बनता था, लेकिन एक डिफरेंस था स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के टोटल कॉस्ट में यही डिफरेंस है।
शॉर्ट रन में जब मैंने टोटल कॉस्ट बनाया था वो वाई एक्सेस से स्टार्ट होता था क्योंकि उसमें फिक्स वाला एलिमेंट होता था। यहां पे क्योंकि कोई फिक्स वाली कॉस्ट ही नहीं है, सारी कॉस्ट वेरिएबल है, तो ये इनवर्स एस शेप बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दी, दिस इज एलटीसी, बाकी कोई चेंज नहीं है। ये नॉर्मल यू शेप बनेगा, दिस इज एलएसी, ये भी नॉर्मल यू शेप बनेगा, एलएमसी। नीचे लिख लेना, ये बनता है इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स एस शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सेकेंड वाला जो है वो नॉर्मली बनता है क्या, यू शेप, और ये भी कैसे बनता है, यू शेप। एक चीज और जो आपको यहां पे याद रखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट सर, ये तीनों का जो लॉजिक है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये बात आपको मेजर नोट्स में, जो मेन नोट्स है उनमें पूरा अच्छे से मैंने बताई थी। हाँ मुझे याद है, नोट करवाने थे, उसके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं, बहुत दिक्कत होगी। यहां तक क्लियर है भाई, पक्की बात, ये कर्व याद आ गए। तो अगर आपको फिर से रिपीट कराओ, अगर मैं डिफरेंस बताऊं ना, अगर आपको सिर्फ सिर्फ ऐसा कर्व दिया है और ना ही एफटीसी है, एलटीसी कुछ नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बोला हुआ, क्या कंसिडर करोगे इसे, एसटीसी। सर क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको यही नॉर्मल कर्व यहां से दिया होता, दिस इज एलटीसी, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो तीन डिफरेंस पता क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कर्व में। डिफरेंस नंबर वन, शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल का डिवीजन होता है, यहां पे फिक्स और वेरिएबल का डिवीजन। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है। थर्ड डिफरेंस, वहां पे जितनी भी शेप है सबका रीजन था ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहां पे लॉजिक है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है जो आप असर्टेन कर पाओ, बाकी सब कुछ सेम है। ये बना लिया आपने ऐसे, कोई दिक्कत, पक्की बात। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, एलएसी। तो अगली हेडिंग डाल दो, लास्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग चैप्टर की बेटा जो आपने बनाई थी मेरे साथ, वो थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और करके इसे बोलते हैं, प्लीज नाम याद रखना, एनवलप कर्व, और करके इसका एक और नाम है प्लानिंग कर्व। तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों में से किसी से भी एमसीक्यू आ सकता है। नो, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे चैप्टर मैंने बता दिया, पूरा प्रोडक्शन वाला यूनिट, पूरा यूनिट। बिजनेस साइकिल का टेस्ट हो चुका है ना तुम्हारा एक, सेकंड टेस्ट पूरा प्रोडक्शन वाला यूनिट। और अभी बिजनेस साइकिल मर्ज नहीं कर रहा, बट नेक्स्ट सैटरडे के बाद जितने भी टेस्ट होंगे वो क्यूमुलेटिव होंगे, मतलब अगला टेस्ट में प्रोडक्शन और मार्केट दोनों यूनिट का टेस्ट, उसके बाद प्रोडक्शन मार्केट बिजनेस साइकिल तीनों यूनिट का टेस्ट। तो जो जो यूनिट होती रहेगी ऐड करते रहना, टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे जाते जाते आपके 5-6 टेस्ट हो जाएंगे आराम से। सिर्फ सर प्रोडक्शन में कॉस्ट वगैरह सबका होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसर, हाँ यूनिट का बोला, प्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट, ठीक है बेटा। आपकी बस एक यूनिट छूटती है, विच मीन्स 4 चैप्टर, तो वो हो जाएंगे, टेंशन मत लो। मंडे से मार्केट स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट सैटरडे आपकी प्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट है, मैंने बता दिया। आज मैं क्वेश्चन करा दूंगा मेजर मेजर, जो बचेंगे वो आप एमसीक्यूज व्हाट्सएप से या क्लास के बाद या डाउट कॉल वॉल करके जैसे भी आपको पूछना है पूछ लेना, ठीक है। बट मैं बता दूंगा तुम ज्यादातर क्वेश्चन में क्यों फंस रहे हो, वो मैंने अभी तक वो नोट नहीं लिखवाया इसलिए फंस रहे हो। नोट लिखवाने के बाद तुम्हारे बहुत सारे
80 क्वेश्चन है ना, 82 में से आप 50-60 क्वेश्चन तो सीधा कर दोगे डायरेक्ट, उनमें कोई पंगा नहीं आएगा। रिमेनिंग 20-30 क्वेश्चन में से जब मैं नोट लिखवा दूंगा तो 10-15 क्वेश्चन निपट जाएंगे। बाकी 10-15 क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, उनमें आपको थोड़ा लैंग्वेज कैच करना पड़ेगा, रीड करके बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। ठीक है, अच्छा इस पे आओ। पहले आपको याद है ये वाला कर्व कैसे बनता था? पहले हम बहुत सारे शॉर्ट रन की कर्व्स बनाते थे और उसको मर्ज करके एक एलएसी बनता था, याद है? 3 स्टेज होती थी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहां पे इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज इक्वल होते हैं और यहां पे डिसइकोनॉमीज, याद है ना बेटा? फुल नोट्स में लिखवाया था, समरी में देखते हैं फटाफट, आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा डायग्राम अच्छा खासा थोड़ा बड़ा बनाना, नहीं फुल पेज आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाना बस। बाय, अगर आपको याद हो पहले हम शॉर्ट रन के कर्व बनाते थे, ये था SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5। ये सारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट है, यू से बनते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर इन सब सारे शॉर्ट रन के कर्व की सीरीज को जब आप मर्ज करते हो तो बनता है एक लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, कुछ दिस इज LAC, याद है? नंदिनी जी क्लियर है? अच्छा नंदिनी जी, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, याद है आपको नंदिनी जी ने क्या बोलते हैं? सर हमें थोड़ी याद है, सर आपको रूल नहीं पता, आपको बस बताना है, हमसे पूछ नहीं सकते आप। बेटा ये जहां पे दो एसएससी मीट करते हैं इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या मैंने बताया नहीं था क्या? ओ माय गॉड, नंदिनी जी कह रही तभी तो अब खुश हो गई, कि आपकी गलती है सर। प्लीज इसे यहां भी लिख लीजिए और अपने मेन नोट्स में भी लिख लीजिए। द पॉइंट वेयर टू एसएससीज कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मेन नोट्स में जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग जहां पे दो एसएससी कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा लिखवाया हुआ है, तुमने रिकॉर्डिंग से करा होगा, वो कभी कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। द पॉइंट वेयर टू एसएससीज, द पॉइंट वेयर टू एसएससीज, लिख लो भाई, वो लिख लो, बाकी आप पॉइंट मार्क करके भी लिख लोगे, समझ आता है। द पॉइंट वेयर टू एसएससीज intersect with each other is known as point of decision making. Intersect with each other is known as point of decision making. MCQ आ गया ना अनुराग, point of decision making। अच्छा इसमें मैंने 3 फेज बताए थे आपको। सबसे पहला फेज सर यहां से यहां तक जब एलएसी फॉल करता है, इसमें 3 पॉइंट लिखवाए थे। पहला लिखो शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल, एलएसी फॉल कब फॉल करता है? जब वो टेंजेंट टू फॉलिंग पोर्शन ऑफ एसएससी। पहला फेज एसएससी फॉल करेगा जब वो एसएससी के फॉलिंग पोर्शन के टेंजेंट है। बेटा इस फेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिमरन जी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है अगर जो प्रोडक्शन में बढ़ाई थी, अगर इंक्रीज इन इनपुट से ज्यादा इंक्रीज इन आउटपुट हुआ, वो भी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, प्रोडक्शन बढ़ा था। और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फर्म का लॉन्ग रन का कॉस्ट फॉल करता है उसे भी क्या बोलते हैं?
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इंक्रीजिंग की दो डेफिनेशन है, प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, दोनों ही करेक्ट है। तो अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो सी होगा, बोथ ए एंड बी। और इसी फेज का एक और नाम था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसी पोजीशन है जहां पे फर्म की लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। अच्छा, फेज 2 को छोड़ो, फिर आओ फेज 3 पे। यहां पे क्या है सर, पहला पॉइंट लिखो, एलएसी क्या कर रहा है, राइज, क्योंकि वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू राइजिंग पोर्शन ऑफ एसएससी। पॉइंट नंबर 2 सर, इस स्टेज को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दो डेफिनेशन आ गई डिक्रीजिंग रिटर्न्स की, प्रोडक्शन में पढ़ाई थी, जब इनपुट जितना इंक्रीज हो रहा है उससे कम आउटपुट इंक्रीज हो उसे बोलते हैं, या फिर सेकेंड जब एलएसी इंक्रीज करेगा। और इस पोजीशन का एक और नाम है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर अब ये वाला पॉइंट बच गया आपका। बेटा ये जो पॉइंट है, जो सेकेंड फेज है, यहां पे पहला पॉइंट एलएसी इज मिनिमम, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हर बिजनेस यहीं पे रहना चाहता है। और इस पॉइंट पे याद रखना, इकोनॉमीज इज इक्वल टू दिस इकोनॉमीज होता है बेटा। ये आपका एलएसी। आई होप क्लियर हो, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया। बट अभी मुझे दो नोट लिखवाने हैं, दो नोट बताने हैं, उसका ध्यान रखते हैं थोड़ा। यहां तक लिख लीजिएगा। कनिका जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये आंसर दे रहे, चौधरी बन रहे अभी, उन्हें कुछ नहीं आता, नलायक है सारे। आप जब पढ़ोगे आपको भी आ जाएगा, ठीक। तो मंडे ऑनवर्ड्स आप जज करना अपने आप को। अभी ये सब चीजें ना आपने 11th में कभी पढ़ी थी ना ही है, क्योंकि ये कॉस्ट का थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो हर चैप्टर 11th का ही है, बस थोड़े से उसके एडवांस टॉपिक्स है, ठीक। डन है, नोट पे आ जाऊं मैं। दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन का नोट है। और लॉ वाला बस ऐसे ही ओरली समझा दूंगा है क्या, क्योंकि आपके सिलेबस में वो डेरिवेशन है नहीं, बस बता दूंगा। पहले आप एक नोट लिखो जिससे मेजोरिटी क्वेश्चन आएगा। आपका जो नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है उसमें 100% इसके 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग एग्जाम नोट से। बेटा अलग से हाईलाइट करके करना प्लीज, क्योंकि ये आपके नोट्स में ऐड नहीं करवाया मैंने, ये मैं कभी नोट में नहीं ऐड करवाता, ये हमेशा समरी में हाईलाइट करके लिखवाता हूं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखेंगे, हेडिंग है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। सर ये क्या है, सर कुछ सुना सुना सा लग रहा है बट क्लियर भी नहीं समझ आ रहा। पहले एक बात, डिमिनिशिंग वाला जो स्टेट है ना, डिमिनिशिंग, ये कहां पे पढ़ा था मैं, शॉर्ट रन की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज। पहली थी इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव, याद है ना, डिमिनिशिंग। अच्छा डिमिनिशिंग स्टेज में याद करो, सेकंड स्टेज में टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एज ए रिजल्ट एमपीएपी बोथ फॉल्स, बट एमपी का फॉल ज्यादा एज कंपेयर टू दिस स्टेज एंड्स व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज, बस यहां पे रुक जाओ। पूरी स्टेज याद है ना। अब इसको छोड़ के मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, सिर्फ छोड़ के मतलब पहले वो समझाना पड़ेगा तब इस पे आएंगे वापस। बेटा मैंने ना हर बार आपको लिखवाया है कि कॉस्ट कम है, ये यू शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये इनवर्स एस शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद है आपको, एक बार भी लॉजिक नहीं दिया। अब आप लॉजिक थोड़ा सा सुन लो। क्या मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया पूरा का पूरा विद लॉजिक्स, उसके तो लॉजिक पता है।
अच्छा एक बात बताना, टोटल कॉस्ट कैसा बनता है? शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट कैसा बनता है सर? वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, दिस इज टोटल कॉस्ट, है ना, ऐसे ही बनता है। इसके ऊपर टोटल प्रोडक्शन बता दो कैसा बनता है, टीपी, शॉर्ट टर्म में नॉर्मल। सर याद करना, अगर आपको याद है तभी हो पाएगा ये। पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो इसमें इनवर्ड बेंड आता था, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट में आउटवर्ड बेंड आता था, और फाइनली वो मैक्सिमम होके क्या होता था, फॉल। अगर आपके पास नोट्स है आप जा सकते हो, अगर आपको चेक करना है मैं आपको बना के दिखा दूं, कुछ ऐसा ऐसा बनता था। पहला बेंड जो है वो आता था इनवर्ड, फिर बेंड कन्वर्ट होता था आउटवर्ड, और फिर होता था फॉल, ऐसा होता था। आप जाके नोट्स में चेक कर सकते हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ऐसा ही दिखेगा आपको। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो नोट्स ही नहीं तुम्हारे पास लॉ के, दूसरा रजिस्टर है ना ना ना, टीपी टीपी, ये तो रहा बेटा, यही तो है। टीपी देखो ना कैसा बन रहा है, पीछे करो, ये बहुत पीछे करो, पीछे करो, ये मेन नोट्स है ना, इससे पहले प्रोडक्शन कहाँ है? ये तो समरी है प्रोडक्शन की। देखो। हाँ, हाँ। ये तो है ना, टीपी टीपी टीपी, टीपी में पहला इनवर्ड बेंड आता था, फिर आउटवर्ड बेंड, और फिर फाइनली फॉल, है ना, ऐसा होता था। बस यही इसका लॉजिक है। अब समझो, अगर आप नोटिस करोगे ना, जब इसमें इनवर्ड बेंड आ रहा है हल्का सा हल्का सा, तब कॉस्ट में कैसा बेंड आ रहा है, आउटवर्ड। जब इसमें आउटवर्ड बेंड आ रहा है, कॉस्ट का बेंड कैसा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आप उस डायग्राम पे एमपी देखोगे कैसा बन रहा है? एमपी, एमपी बनता था राइज फॉल जीरो नेगेटिव, ऐसा बन रहा है एमपी। क्या मुझे कोई एमसी बताएगा एमसी कैसा बनता है? यू शेप्ड कर्व, जब ये इंक्रीज कर रहा है फॉल कर रहा है, जब ये मैक्सिमम है और जब मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल हो रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल, एवरेज प्रोडक्शन लाओ जल्दी से। सर राइस, ऐसा एपी ऐसा बन रहा था डायग्राम में, देख लेना। एवरेज कॉस्ट भी कैसा बनता है? जब ये राइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? दिस इज मैक्सिमम, दिस इज। सर क्या बताना चाहते हो बेटा? प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑपोजिट चलता है। जब आपको हर अगली यूनिट से प्रोडक्शन ज्यादा मिल रही है, तो भाई जब आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो अगली यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? कम होती रहेगी ना। जब आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट तो कम होता रहेगा। बात समझ आ रही है? जब बढ़ाई बढ़ाई ठीक है, मैक्सिमम पहुंच गई, पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम पे। जब पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्शन का लेवल अच्छा नहीं हो रहा, तो उस लेवल पे कॉस्ट का लेवल क्या होने लग जाएगा? राइस। ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड चलती है। बात समझ आ रही है? तभी जब भी मैं कॉस्ट के लॉजिक्स दे रहा था, तो ये सारे कर्व जैसे भी बन रहे हैं उसके पीछे है प्रोडक्शन का रोल, और प्रोडक्शन में किसका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तभी हर जगह मैंने लिखवाया है कि यू से बनता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये इनवर्स एज बन रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड बन रहे हैं। अगर एमपी ऐसा बन रहा है तो एमसी ऐसा बनेगा। बात समझ आ रही है? कॉरेस्पॉन्ड बनते हैं, ये इसका लॉजिक है। पहले बताओ इतना क्लियर है? ये लॉजिक समझ आ गया? पहला खत्म। अब आ जाओ, पहला ये पहला नोट था, इसको बस समझना है, कहीं लिखना नहीं है। आपकी बुक में कोई लॉजिक नहीं है, आपकी बुक में रोल ही नहीं है, कोई डेरिवेशन ही नहीं है। मेन मुद्दा आता है इसका, ये क्या है बेटा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स।
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। सर हमें ही समझ आ गया, डिमिनिशिंग जो होता है ना वो होता है लॉ का सेकंड फेज, और सेकंड फेज में अगर आप ध्यान से लॉ को स्टडी करो तो एमपी क्या होने लग जाता है। एमपी क्या होता है सेकंड स्टेज में, एमपी फॉल होता है। याद करो सेकंड स्टेज एमपी फॉल होता है। और अभी जिस कॉन्सेप्ट पे हमने पढ़ा था, अगर एमपी फॉल हो रहा है तो एमसी क्या करेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये बनकर आता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे दो चीजें होंगी। कितनी चीजें, दो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ना वो डिमिनिश करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। या फिर और आप ऐसे समझ सकते हो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न वो सिचुएशन होती है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगा, राइज करेगा। ये बात समझ आती है। बस सर इतनी सी बात बतानी थी, बस इतनी सी बात। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन में आराम से कर देंगे मामला क्लियर। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है सर, इसकी दो डेफिनेशन है। ये वो पॉइंट है जहां पे या तो एमपी फॉल कर जाए, और जब एमपी फॉल करेगा वहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, राइज। क्लियर है एकदम, पक्की बात। और अगर आपको आपके लिए ये ऐसे बनाने तो छोटे छोटे कर्व्स बना लो ऊपर नीचे, ताकि आप रिवीजन टाइम पे कंपेयर कर पाओ कि कैसे बनते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग को जल्दी से रिज्वाइन करो पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं। एक मिनट बस, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए आप कर्व बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इट इज टोटली अप टू यू। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। और इसके बाद ये वाला नोट बना लीजिएगा। ये बेटा ऐसे मार खाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। बट इंडिविजुअली तो आप यूज बनाओगे ना, इंडिविजुअली तो यू ही होता है, जब साथ में बनाओगे तो रिलेशन ऐसा दिखता है। तीनों यू शेप्ड है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जब तीनों साथ में कहीं कोई भी यू कहीं भी खींच दो। लॉजिक्स है ना पूरे रिलेशन के, ये रिलेशन ये तो रिप्रेजेंट करता है। जब मैं इंडिविजुअली बना तब तो यू ही बनाऊंगा, तब क्या कैसे क्या दिखा दूंगा। जब साथ में बनाऊंगा दो या तीन कर्व को, तब ऐसे नहीं आंख बंद करके कहीं भी यू बना रहे हैं। फिर आपको लॉजिक देखने पड़ेंगे कि एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल का गैप कॉन्टिन्यूसली कम होना चाहिए, वो इन दोनों को मिनिमम से इंटरसेक्ट करते हुए जाना चाहिए। सब लॉजिक देखना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब आएंगे हम क्वेश्चंस पे। सर वो कर्व दिखा दो रेफरेंस के लिए दो बार। हाँ जी सतब जी, सतब बेटा नोट करना है कर लेना, आपके ऊपर है। डन है भाई, जागृति जी सॉर्टेड। अब आ जाए क्वेश्चन पे फटाफट। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक नहीं मत भी निकालोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
सॉरी, हाँ आपस में रिलेट करते हैं। ये आपका भैया स्टडी मटेरियल आ गया। एट्टी टू क्वेश्चन है। आ जाओ भाई बेटा, कॉस्ट कॉस्ट की थर्ड यूनिट जो है ना, यहाँ से तो नहीं दिखा रहे। थ्योरी ऑफ वहां राइट में है, हाँ बस यही क्वेश्चन। आ जाओ भाई फटाफट। अब आप देख लीजिए लेवल क्या है क्वेश्चन का। आपको मैंने बिजनेस साइकिल के भी सारे क्वेश्चन कराए थे। 27 हो यार तुम्हारे में उसमें, अच्छा हाँ तुम्हारे उसमें मिस था, मॉर्निंग और इवनिंग बैच में कराया था। आप चाहो वहां के भी देख लेना, आपने टेस्ट भी दे दिया। अब तो लेवल देख लो भाई क्या है क्वेश्चन का, अभी भी यहाँ देख लेना। फिर से रिपीट करो, 82 में से 60-65 क्वेश्चन आप एक बार में निपटा दोगे। नोट के साथ तो आप 70 निपट जाएंगे। बाकी जो 5, 10, 20 क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें आपको बहुत बहुत पेशेंटली पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है। सबसे जो 2 ट्रिक मैं आपको पहले बता दूं क्वेश्चन करने से पहले। पहला ट्रिक, आपको करेक्ट आंसर टिक नहीं करना, रॉन्ग करना है शायद, नहीं आपको टिक करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियरली लिखा होता है जब आप करोगे वहां पे कि आपको टिक करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। सर दोनों में डिफरेंस है क्या? यस, क्योंकि करेक्ट आंसर एक ही होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट में पंगा ये होता है कि 4 स्टेटमेंट में से हो सकता है चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो, लेकिन उस हिसाब से क्वेश्चन को जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पंगा तुम्हारे पास पता क्या है सीए और सीएमए के सिलेबस में, कि ज्यादातर सीए के सिलेबस में कि जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना, पर्टिकुलरली सीएमए में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्ट आते हैं फाउंडेशन लेवल पे। सीए में पंगा ये हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चन लाएंगे उनके मोर देन 1 करेक्ट आंसर होंगे, बिल्कुल होंगे। करेक्ट आंसर तो टिक ही नहीं करना ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट टर्म है वो आपको बताना है। जैसे आपको बोला फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्शन को डिफाइन करो या कॉस्ट को डिफाइन करो। अब एक बोला कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बोला कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन है? बी। डिफरेंस समझ आ रहा है कैसे आंसर करना है? तो पंगा ये आएगा लैंग्वेज में कि आपको मोर देन 1 आंसर करेक्ट मिलेंगे, मिलेंगे। भाई अप्रोप्रिएट को टिक करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, कभी भी चारों ऑप्शन को सही करें, मतलब ये मत करना कि इस चारों ऑप्शन है मुझे ना, तो वो तो पक्का पता है, दोनों मुझे समझ ही नहीं आ रहे पढ़ के। अरे भैया वो जानबूझ के टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी बकवास कर देंगे ऑप्शन में, जो ना मुझे पता है ना आपको पता है, कोई सेंस नहीं बनेगा। अब आपको कहना सर ये वाला ऑप्शन समझाओ, अरे मैं नहीं समझा सकता रे, वो ऑप्शन में बकवास करी हुई है, उस ऑप्शन को छोड़ दो। उसके अलावा ऑप्शन जो है ना उनमें से आंसर ढूंढो। मतलब रिजिड मत हो जाना कि सर 4 ऑप्शन में से ना मुझे पता लग गया कि ये 2 गलत है, ये वाले का ना मुझे मतलब ही समझ नहीं आ रहा। अब जब आपको पता है ऊपर या नीचे वाले ऑप्शन में से ये वाला 100% करेक्ट है, तो नीचे क्या बकवास कर रहा है उसे उसे एलिमिनेट कर दो पहले ही। नहीं समझ आ रहा छोड़ दो। हर ऑप्शन को समझने के पीछे मत भागना, नहीं समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा। क्योंकि भाई अगर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एक ट्रू होगी बाकी 3 में तो कोई बकवास होगी, तभी तो वो फॉल्स होगी ना। अब आप मुझे कहोगे सर ये बकवास को समझाओ, तो मैं नहीं समझा सकता। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ आएगा मेरा पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो पहली क्वेश्चन बकवास है। कह में से कौन सा प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखना। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा, आउटपुट की कोई वैल्यू होनी चाहिए, यूटिलिटी देना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ जनरेट होना चाहिए। अब आओ, पहला टिलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को खोदना, टिलिंग करना। कुछ पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि यार समझ नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ दो छोड़ दो। सेकेंड आओ, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या लिखा है इसमें? 4 हो गए, 4 हो गए, एक हो जाता है। फॉर फ्रेंड, फ्रेंड से पहले गाना गा लो, बेकार ऑप्शन।
सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अ फ्रेंड है, ठीक है। पहले बात तो ऐसे काम मत करना, दोस्तों के लिए गाने मत गाया करो, बेकार चीज होती है, ठीक है। तेरे जैसा यार कहाँ मत कर। हाँ, किसी और के लिए गाना है तब भी गा लो, दोस्त किसी काम के लिए मत गाना। अच्छा, क्या ये इकोनॉमिक्स टर्म में प्रोडक्शन है? कुछ मॉनेटरी आउटपुट देगा आपको? फर्स्ट वाला मुझे समझ नहीं है, मैंने छोड़ दिया, स्किप करो। सेकंड तो पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। थर्ड, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैनहोल, वो गिरे तो गिरे, हमें क्या भाई? अबे अपन तो प्रोडक्शन देख रहे हैं ना, तो वो गिरे या उसे हम बचाए, हमें खुशी मिलेगी। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन नहीं होगा बेटा, पुण्य आप जेब में रखो अपनी, सीए कर रहे हो ना, जब तक जेब में पैसा नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन अभी अज्यूमिंग कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ये बेटा मस्ती मत लो तुम्हें, ये बच्चा जो है ना तुम्हें बना दूंगा मैं मैनुअल में जो गिर रहा है। हाँ, अभी कुछ बोला नहीं है ना, अमीर अमीर कुछ, तो बच्चा गिरे या बचे, फिर रिवॉर्ड वो हाइपोथेटिकल हो गया, अभी है नहीं, तो बच्चा गिरे या बचे, प्रोडक्शन तो नहीं है। पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, अगर यहाँ पे पेंटिंग अ पिक्चर इतना लिखा होता तो अजम्पशन हो सकती थी कि आप इस पेंटिंग को बेचोगे जिससे मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है फॉर। तो इकलौता जो एप्रोप्रिएट आंसर बच गया, टिलिंग ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल को टिल करके हो सकता है आप कुछ आउटपुट जनरेट करो उसमें से, कुछ भी कुछ भी, क्योंकि टिलिंग ऑफ सॉइल के आगे आगे कुछ नहीं लिखा। अगर वहां पे लिख दिया फॉर प्लेजर तब वो भी नहीं रहता। अब समझो, आप समझो, पता नहीं बेटा, फॉर प्लेजर कौन ही करेगा टिलिंग ऑफ सॉइल, कुछ होंगे बंदे, छोड़ो, पॉइंट समझो, लॉजिक्स पे मत जाओ, अजम्पशन लगाओ भाई। जब तीनों ही नहीं है, ए भी घटिया ऑप्शन है, लेकिन चारों में से अप्रोप्रिएट कौन है? ए। यही ट्रिक है एमसीक्यू को करने की, आराम से रीड करो, चारों ऑप्शन को समझो, जो बिल्कुल ही बकवास बात करो उसे एलिमिनेट करो, लॉजिक पे मत जाओ, थोड़ी इंस्टिंक्ट पे जाओ, आंसर टिक करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पे लॉजिक काम नहीं करेंगे आपके, ऐसे टाइप के, ये घटिया क्वेश्चन है, ये वो 10 क्वेश्चन है जो तुम्हें पंगे देंगे, क्योंकि इनमें असम्पशन बेस्ड है। अच्छा, कह रहे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। कुछ स्टेटमेंट फालतू की होगी, मत पढ़ना चक्कर में, जहां करेक्ट दिख जाए रुक जाना। पहला पहला ऑप्शन कह रहा है एवरेज प्रोडक्ट एपी इज मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। स्टेज वन का एंड है ये, स्टेज वन का एंड होता है जब एपी इज इक्वल टू एमपी होते हैं, और उस टाइम पे एपी इज मैक्सिमम। क्या ये करेक्ट है? बाकी क्यों रीड करना है? अब अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, सर ये बी पॉइंट है ना कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स रिलेट टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन, सर ये क्या होता है? अरे मुझे नहीं पता, तभी तो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत चीज बोल रहे हैं ना। अब आप इस पे लड़ोगे ना कि सर ये बोल क्या रहा है, इसका मतलब बताओ, बेटा फॉल्स स्टेटमेंट है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है। कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेस ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोपोर्शन। सर इसका क्या मतलब है? अरे मतलब छोड़ो रे, पहला करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया ना, हाँ बस, बाकी स्टेटमेंट्स फॉल्स है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी बात है, ना आपको समझनी है दिमाग में, ना मुझे समझानी है, क्लियर? तो सेकंड का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का एंड देख बेटा, फर्स्ट का एंड देख, फर्स्ट स्टेज के लिए स्टेज एंड होती है व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी एंड एट दैट टाइम एपी इज मैक्सिमम। मिला स्टेटमेंट? अब एक बार रीड कर ले वाला स्टेटमेंट, नोट्स रटे है ना नोट्स, तो छोड़ोगे तुम आराम से, बस वो 10-20% की कमी है, वो मैं बताऊंगा कैसे पूरी होगी। अगर आपने नोट्स पूरे रट लिए ना ढंग से, बिना मॉड्यूल रीड करे से नोट्स रट लिए, भाई 100 पेपर जब दोगे ना 60 नंबर का, 60 में से 40-45 क्वेश्चन देखते ही कर दोगे। सर वो जो 15-20 क्वेश्चन बचे, उनके पीछे थोड़ा सा आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे, बाय सॉल्विंग मॉड्यूल के क्वेश्चन, बाय सॉल्विंग एमटीपी आरटीपी, और लास्ट में स्कैनर। स्कैनर होता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं आपको एक ही स्कैनर में, अभी जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक सारा, चार चीजें कर लो, मॉड्यूल, एमटीपी आरटीपी स्कैनर। भाई इकोनॉमिक्स में ना आराम से 75+ बिल्कुल इजीली क्रैक कर दोगे। और एक सब्जेक्ट में अगर आप 70-80 स्कोर करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं पता, इंटर में पता लगेगी तुम्हें, जब 40 मार्क्स के बांधने पड़ेंगे ना तुम्हें, तब पता लगेगा तुम्हें, जब टैक्स में लंका लगोगी,
बच्चे रोज आते हैं, 40 नंबर नहीं आते। अभी आपको लग रहा है 40 नंबर लाना तो क्या ही टास्क है, हम तो 90s लाते थे। इंटर में आओ, टैक्स पढ़ो, फिर पता लगे बेटा 40 नंबर की अहमियत। तो जो बच्चा टैक्स में 40 नंबर से पास हुआ है उसे हल्के में मत लेना बेटा। डॉट 40 आते। इंटर ग्रुप 1 में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था, सिर्फ टैक्स के लिए 38 नंबर आए थे, बाकी सब अकाउंट सब फोड़ देते हैं। रोता वोता नहीं हो बेटा। वो किसी और रीजन से रोया होगा, तुम्हें कुछ और नहीं। मुझे बस पहले फाउंडेशन के टाइम पे बुरा लगा था जब मैं फेल हुआ था, क्योंकि वो मैंने बहुत लाइटली मजे मजे में ले लिया था। इंटर के टाइम पे मैं थोड़ा कनेक्ट था, मुझे पता था, मैंने मेहनत करी थी। बाकी में मेरी 2 में एग्जामिशन लग गई थी। एग्जामिशन में क्या होता है, 60+ ले आओ तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना होता। तो मेरी कॉस्ट और अकाउंट्स की एग्जामिशन लगी थी, और टैक्स में 38 नंबर से फेल हो गया था, तो मुझे दोबारा देना था। फिर अगली बार भी 40 नंबर डॉट आए थे। और बहुत अजीब सब्जेक्ट है, अजीब इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा है ना, और जब वो पेपर में इकट्ठे आ जाते हैं मिक्स करके, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ मिक्स हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं डरा नहीं, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आ जाओ। हाँ जी। क्या? अबे नालायक बेटा, मैंने लिखवाया, मुझे गारंटी पता है बेटा, लिखा है भाई मैंने। तू यार नोट्स पूरे कर पहले, तू गंदी बात है। अच्छा आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन जल्दी। अब यार देखो, ये फिर से ना, ये बकवास क्वेश्चन है। ये वो कुछ बातें जो मैंने बोली थी पढ़ लेना थोड़ी सी। कह रहे इनमें से कौन सी लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब ये बेसिक नॉलेज है, ये बकवास क्वेश्चन है। पहला, सप्लाई ऑफ द फॉर द इकोनॉमी इज लिमिटेड। क्या लैंड की सप्लाई लिमिटेड है? अनलिमिटेड लैंड है। बाप रे, सही है तुम्हारी तो, जीके भी बढ़िया है तो। पहले तो मुझे लगता था इकोनॉमिक्स ही अच्छी है, करंट अफेयर एंड जीके। बेटा लैंड की सप्लाई इज लिमिटेड। सेकंड, इट इज इमोबाइल। इमोबाइल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं मोबाइल। और अगर नहीं ले जा सकते, इट इज इमोबाइल। तो इट इज इमोबाइल, यस। इट्स यूजफुल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। अच्छा ये कुछ मुझे रुको। इट इज प्रोड्यूस बाय आवर फोर फादर। अब मुझे सी का तो पता नहीं, लेकिन डी तो 100% क्या लैंड हमारे फोर फादर्स ने बनाया था। चार पापा नहीं बेटा, FOR वाला है। FOUR मत पढ़ लेना है। डी पे आ जाओ, छोड़ो। अब नेक्स्ट, ये इनिशियल वाले थोड़े जीके वाले हैं, तो इनमें चलेगा। डी भाई डी, फोर फादर्स बनाते हैं लैंड, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स राइट, नेचर ने बनाया, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। यही तो ध्यान देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो फोर फादर्स ने तो नहीं बनाया। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या पता ये वाला क्वेश्चन आपके सैटरडे वाले टेस्ट में हो। पहला, कह रहे एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सच बताना है। कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, कह रहा है आप बिजनेस में कितना कैपिटल लगाते हो, इट डिपेंड्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन जहां पे से मुझे डिपेंड्स अकेला ऑन इंडिविजुअल इनकम। क्या आप बिजनेस में कितना कैपिटल लगाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आप बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहे हो, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो सिर्फ और सिर्फ वर्ड आ गया, क्या इससे ये स्टेटमेंट फॉल्स बन गया? यस, क्योंकि आप बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहे हो, ये इनकम के अलावा भी वेरियस फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। रिस्क, भाई अगर रिस्क ज्यादा है तो भाई कैपिटल कम लगाओगे। सॉरी, स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल मतलब आप बिजनेस में कितना कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहे हो, इट इंडिविजुअली डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये स्टेटमेंट होती एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनकम, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन यहां पे जो वर्ड आ गया ना, सोनली, कि अकेला डिपेंड करता है इंडिविजुअल इनकम पे, इससे ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है? फॉल्स। टॉपिक समझ आए, कॉन्सेप्ट समझो ना, बस छोटी माइनॉरिटी पे फोकस करना है, MCQ ऐसे निकलते हैं। सेकंड, सेविंग कैन, अब देखो कैन बोले, कैन बी इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज।
क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेविंग इन्फ्लुएंस हो सकती है? यस भाई, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे तो लोग सेव क्या करेंगे? ज्यादा, बैंक में पैसा ज्यादा रखेंगे। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम कर दे तो लोग बैंक में पैसा क्यों रखेंगे भाई? अपने पास रखेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। आगे की भी फॉर आर कंसर्न, क्योंकि मैंने बोला था हो सकता है और अच्छी स्टेटमेंट मिल जाए, तो पढ़ना जरूर। ऐसे नहीं कि एक मिल गई टिक लगा देना। सी पे जाते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज गो विद साइज एंड इंटरनल इकोनॉमीज गो विद लोकेशन। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब डी आपको प्रॉब्लम देगा, डी आपके सिलेबस में नहीं है। सप्लाई ऑफ लेबर इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब काफी बच्चे पता क्या कहेंगे? सर हमने बचपन में पढ़ा है सप्लाई ऑफ तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। पढ़ा है ना बेटा? 11 में नहीं बेटा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड बनता है। पढ़ा है ना? अगर नहीं पढ़ा बहुत अच्छी बात है, भूल जाओ। यहाँ पे ना सप्लाई कर्व अपवर्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है सप्लाई कर्व ऑफ। ये बहुत हायर एजुकेशन है, जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो वहां पढ़ा रहे। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बनता है बैकवर्ड बेंड कर्व। क्या नाम होता है उसका? बैकवर्ड बेंड कर्व। इट इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मली सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन जो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर होता है उस शेप का नाम होता है बैकवर्ड बेंड कर्व। क्या नाम होता है? बैकवर्ड। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी। आराम आराम से रीड करना है, टिक करना है, रीड करना है, टिक करना है। और 5-6 क्वेश्चन दिक्कत दे देना भाई, सीधा बोलो रट जाओ। याद कर लो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, लिटरली बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो रैंक होल्डर होते हैं ना, उनका उन्हें कॉन्सेप्ट लॉजिक्स तो पता होते हैं। वो अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वो याद करके ना लिखते हैं। उन्हें पता होता है लास्ट में बैलेंस शीट क्या मैच करनी है। इतनी प्रैक्टिस, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स वो रिवीजन मार के जाते हैं। मॉड्यूल के एक चीज पता होती है उन्हें कि ये क्वेश्चन इस नंबर पे यहाँ सेट है। लिटरली बता रहा हूँ। एक लड़की थी इंटर की, पता नहीं आपको, आपने नाम सुना होगा, अभी उसका इंटर ग्रुप 2 वो दोनों ग्रुप क्लियर हुए हैं। और जो गंदे तगड़े नंबर, नहीं वो तो मेरी स्टूडेंट है, यहाँ की चारू नाम है उसका। सर ने पोस्टर वोस्टर, मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसके अप्रोक्सीमेटली 300 आए, 290 समथिंग इंटर ग्रुप 2 में। हर सब्जेक्ट में एग्जामेशन आई, चारों के चारों में। उसका फाउंडेशन लेवल पे भी ना भाई इतना सॉलिड कर रखा था ना उसने, मतलब उसको टिप्स पे आते इकोनॉमिक्स का ये वाला क्वेश्चन सर, उस वाले उसमें इतने नंबर पे है। लिटरली बता रहा हूँ, याद करे हुए थे क्वेश्चन। ऐसा नहीं उसे कॉन्सेप्ट नहीं आते, कॉन्सेप्ट भी आते थे, बट प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि लर्न हो गए। 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, कर ले। आगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत टाइम लग जाएगा सर। इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? व्हीट प्रोड्यूस करो, व्हीट व्हीट। ऑल द फॉलोइंग्स आर वेरिएबल फैक्टर्स दैट आर यूज्ड बाय फार्मर्स। कह रहा है इनमें से सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट, आगे वर्ड क्या लिखा है सिमरन? कह रहा है कौन से फैक्टर वेरिएबल है छोड़ के, मतलब ये कौन से फैक्टर की बात कर रहा है? जो फैक्टर फिक्स है। लाइन दोबारा पढ़ो। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कर रहे हो, कह रहे हैं ऑल द फॉलोइंग्स आर वेरिएबल फैक्टर्स एक्सेप्ट, कह रहे हैं ये सारे वेरिएबल है एक्सेप्ट, मतलब एक हमें कौन सा आइडेंटिफाई करना है जो क्या है? फिक्स्ड है। सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स वेरिएबल है। कैसे चेक होगा? अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सीड्स क्या लाने पड़ेंगे? ज्यादा। वेरी कर रहा है। फील्ड दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ट्रीज, फील्ड जहां पे आप उगाओगे वो कैसा फैक्टर है? आगे ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड कल्टीवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट आल्सो कॉर्न एंड बार्ले। मेरे ट्रैक्टर जो है वो वेरिएबल फैक्टर में आएगा, क्योंकि ऊपर ऑप्शन फील्ड है। टेक्निकली ट्रैक्टर और फील्ड दोनों ही फिक्स्ड में आएंगे, बट एप्रोप्रिएट इज फील्ड। यही प्रॉब्लम मैं बता रहा था जो आपको फेस होगी। ट्रैक्टर भी, मैं बोल रहा हूँ ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी बिल्कुल फिक्स्ड है कि आप जब प्रोडक्शन करोगे तो आपने तो प्लांट एंड मशीनरी एक बार ले लिया, अब जब उसे ज्यादा चलाओगे या कम चलाओगे, मतलब जितना भी चलाओगे, ट्रैक्टर तो एक बार 10 लाख का परचेज हो गया ना, तो वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन फील्ड के कंपैरिजन में फील्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। यही प्रॉब्लम है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट प्रॉब्लम समझो, ये आपको ज्यादा नहीं आएंगे। 100 में से 10 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे जहां में मोर देन 2 आंसर होंगे और आपको अप्रोप्रिएट का डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। तभी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करके जाना ताकि आपको याद रहे, क्लिक हो जाएगा। सेम ही आते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनाते वो। मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी, स्कैनर, ये 4 कर लो, इसी क्वेश्चन शफल होके आते रहते हैं हर बार।
और कुछ नहीं। बेटा वैल्यू चेंज होती है, मॉड्यूल के एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन करके जाना, आते हैं उनमें चलिए मेजरली। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना इंटर फाइनल में, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन का लेवल और बढ़ता रहेगा। मतलब फाउंडेशन में 50% आ रहे हैं, इंटर में 70-80% मॉड्यूल आता है, और फाइनल में पूरा मॉड्यूल बेस्ड ही पेपर आता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है भाई, वो उन्हें पता है प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वैल्यू छोड़ दो, स्किप करो। अच्छे यार, वो 6 में डाउट है क्या तेरे को? अबे तू वही क्वेश्चन ला रहा है जिसमें डाउट है। देख लो बेटा 6, वैसे तो मुझे लगता नहीं, टकरे मार लेना दीवारों पे ना हो तो। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, एमपी बोल रहा है, एमपी। एमपी का फॉर्मूला क्या होता था? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, और अगर मोर देन 1 है तो डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। और उसकी डेफिनेशन थी कि चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट। सब याद है? अब रीड करते हैं। कह रहा एमपी को कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? पहला, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अबे ये तो एपी होता है, टीपी अपॉन क्यू क्या होता है? एपी। फर्स्ट कट गया। एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट, बी करेक्ट है। कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट? क्लियर है? अगला वाला देखोगे ना, तो बोला एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। अबे शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर को बढ़ा सकते हो क्या? वो तो फिक्स रहेगा, तो उसे कहां से चेंज कर दोगे? वो तो गलती है स्टेटमेंट। पर डी भी रेशो बकवास करा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? 7 पे आओ जल्दी, अभी बताइए, अभी अभी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, पहले खुद याद करो, नोट लिखवाया था जो। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में एमपी फॉल करता है और मार्जिनल कॉस्ट राइज करता है। देख लो, डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। एमपी डिक्रीज करता है, एमसी तो क्या करता है? इंक्रीज। इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, यस। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? समर बेटा, सर कह रहे हैं इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन में बी एंड सी बोथ होता। बेटा बी एंड सी नहीं हो सकता ना, सी तो गलत ऑप्शन है। सी गलत इसलिए है, सी बोल रहा है एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स इनपुट। शॉर्ट रन में आप फिक्स इनपुट को तो बढ़ा ही नहीं सकते ना, तो ये तो टेक्निकल का। कौन सा वाला? फील्ड और ट्रैक्टर वाला? फील्ड और ट्रैक्टर वाले में ऐसे नहीं होगा, वो सर इसका ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो फिर डी टिक कर देना, बेटर तो फिर डी लगेगा, क्योंकि ट्रैक्टर और फील्ड दोनों। 7 हो गया, 2 4 10 तक तो कर लेते हैं। आ जाओ भाई, बता दो फटाफट, फटाफट बता दो। कह रहे शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन की सबसे सही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले आप याद करो, शॉर्ट रन होता क्या? टाइम पीरियड इज, कुछ जो फैक्टर्स है वो फिक्स रहते हैं, और बाकी सारे। अब रीड करके देख लो, पहले बी देना, बी बी। जनरली अ पीरियड विच इज शॉर्टर देन 1 ईयर। क्या मैंने कभी शॉर्ट रन में कोई टाइम बाउंडेशन दी थी? मैंने बोला था टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। क्या टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट में मैंने टाइम को डिफाइन करा था? 1 ईयर, 2 ईयर? बी गलत है भाई, 1 ईयर की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड नो वेरिएबल इनपुट, सी करेक्ट है। ऑल जब कह रहे ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, ये भी गलत है। ए क्या है? एटलीस्ट वन फैक्टर कैसा रहेगा? फिक्स, एंड बाकी जो है वो वेरिएबल है। एटलीस्ट 1 तो फिक्स है ना। ऑप्शन नंबर 8 का क्या है? ए 8 का क्या है? ए। नेक्स्ट आओ 9 पे। 9th क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट सर इंपॉर्टेंट। इसका सी नहीं होगा। इतनी बार एग्जाम में आया ना, इतनी बार। क्वेश्चन नंबर 9, बार बार बोलूंगा सर, 5th क्वेश्चन का है। हाँ बेटा, फील्ड और फैक्टर में फिर तू डी टिक कर दे, बोथ एन बी, बोथ बी एन सी, सॉरी। अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन ढंग से याद करा है तो आप 9th क्वेश्चन को कर लेंगे। थोड़ा सा बस रीड करना फटाफट। कह रहे सुनो सुनो, मार्जिनल एवरेज टोटल प्रोडक्शन encountered by the firm producing in short run exhibit all the following relationship except टीपी एमपी एपी का, ये सारा रिलेशनशिप होता है एक्सेप्ट
मतलब आपको वो पॉइंट देखना है जो फॉल्स है, जो रिलेशनशिप। अब आप चारों पॉइंट को स्टडी करो, इससे सबसे बढ़िया आप आ जाओ सीधा पॉइंट नंबर डी पे। पॉइंट नंबर डी रीड करते ही पढ़ लो आप एक बार। कह रहे व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। बेटा एमपी जहां मैक्सिमम होता था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, वहां पे एमपी मैक्सिमम होता था। पूरा पढ़ो डी को। कह रहा है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या ये ट्रू है? सर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होते हैं जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। कौन मैक्सिमम होता है? इससे क्या बोला, क्या मैक्सिमम है? फॉल्स है ना स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो फॉल्स। आपको बहुत आराम से स्टडी करना पड़ेगा, ये हेक्टिक काम है। 82 क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन करो, डाउट्स भेजते रहना। बीच में देखो न्यूमेरिकल भी आ गए कुछ। न्यूमेरिकल तो इजी आप कर लोगे बहुत, क्योंकि हमने तो बहुत बड़े 17 क्वेश्चन। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है? वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट उसके नीचे है, कह रहा कौन सा ऐसा कर्व है जो यू शेप्ड नेवर। कौन सा ऐसा कर्व है जो यू शेप नहीं होता? होता है रेक्टेंगुलर। सिंपल है, आप एक काम करिए, ये टाइम लगेगा। आप 82 क्वेश्चन को होमवर्क में रखो, सारे क्वेश्चन घर पे करना। अगली क्लास में ना हम सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लेंगे। अगली क्लास में पहले मैं पूरी एक लिस्ट बना लूंगा, अगली क्लास में सारे डाउट्स ले लेंगे। वो लिस्ट को फिर हम फॉलो करते हुए 15-20 क्वेश्चन निकलेंगे, वो सॉल्व करेंगे सर। क्योंकि इनमें से सारे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे होंगे जो आप कर लोगे अपने आप। तो रिक्वेस्ट देखिए बेटा, प्लीज घर जाके इसके क्वेश्चन कर लेना, वरना अगली क्लास में हम डाउट पूछ नहीं पाओगे, फिर आप आपके डाउट रह जाएंगे। ठीक है बेटा? जिनके पास बुक नहीं है, सीएमए वाले जो भी बच्चे हैं, वो आईसीआई की साइट पे चले जाना और बुक निकाल लेना, जैसे मैंने निकाली। नहीं मिले तो किसी से मांग लेना। ठीक है? ये वाले क्वेश्चन कर लो, ये लेवल यहाँ पर है, तुम्हारा लेवल अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी।